नमस्कार। चलिए आज थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और ब्रिटिश भारत के एक सबसे जरूरी संवैधानिक प्रयोग को समझते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, बल्कि ये वो बुनियाद थी जिस पर हमारे आजाद भारत का संविधान खड़ा हुआ। अब सवाल ये है कि ये एक्ट इतना जरूरी क्यों है। देखिए, इसमें कई कमियां थीं, लेकिन इसके बावजूद 1935 का यही अधिनियम हमारे आधुनिक भारत के संविधान का एक तरह से पहला खाका या कहें तो ब्लूप्रिंट बना। और इसे समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम जान सकें कि आज हमारा जो सिस्टम है उसकी जड़ें आखिर हैं कहाँ। जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। इसमें पूरे 451 सेक्शंस थे। उस जमाने में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इससे लंबा एक्ट पास ही नहीं किया था, और ये दिखाता है कि भारत जैसे विशाल देश पर शासन करना कितना जटिल काम था। तो इस पूरी चर्चा में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे इसकी संघीय कल्पना की, फिर देखेंगे कि शक्ति का नया समीकरण क्या था, उसके बाद नजर डालेंगे कि इसने नक्शे कैसे बदले, और आखिर में समझेंगे इसकी स्थायी विरासत क्या रही। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। इस एक्ट का सबसे बड़ा और कह सकते हैं सबसे एम्बिशियस आइडिया था एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का। मकसद ये था कि ब्रिटिश इंडिया के जो प्रांत थे और जो सैकड़ों देसी रियासतें थीं, उन सबको एक साथ एक फेडरल स्ट्रक्चर में लाया जाए। अब ये जो ऑल इंडिया फेडरेशन का आइडिया था, ये अपने आप में बहुत बड़ा था। मतलब एक ऐसा ढांचा बनाना जिसमें ब्रिटिश प्रोविंस और देसी रियासतें दोनों शामिल हों। कह सकते हैं कि भारत को एक पॉलिटिकल यूनिट बनाने की ये पहली गंभीर कोशिश थी। तो प्लान तो ये था कि इसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें सब शामिल होंगे, लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन था, एक पेंच था। वो ये कि रियासतों के लिए इसमें शामिल होना कंपल्सरी नहीं बल्कि वॉलंटरी था। बस इसी एक छोटी सी शर्त ने पूरे खेल को पलट दिया। ये इतना बड़ा सपना हकीकत बन ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि ज्यादातर रियासतें तैयार ही नहीं हुई। अच्छा, तो फेडरेशन का प्लान तो फेल हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ बेकार गया। नहीं, इस एक्ट ने कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए जो आज भी हमारे देश की नींव हैं, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल कोर्ट जो बाद में हमारा सुप्रीम कोर्ट बना, और फेडरल रेलवे अथॉरिटी। इन सब की शुरुआत इसी एक्ट से हुई थी। चलिए अब आते हैं इस एक्ट के सबसे पेचीदा हिस्से पर, और वो है पावर का नया समीकरण। मतलब सेंटर और प्रांतों के बीच पावर को कैसे फिर से बांटा गया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था जिसने इंडिया में गवर्नेंस का पूरा तरीका ही बदल दिया। और यहीं पर एक बहुत मजेदार, बल्कि कहूं तो एक अजीब सा ट्विस्ट आया। जो डायरकी यानी दोहरे शासन का सिस्टम प्रांतों में था, उसे तो खत्म कर दिया गया। इससे हुआ ये कि प्रांतों में भारतीय मंत्रियों को ज्यादा पावर मिल गई। लेकिन मजा देखिए, यही डायरकी वाला सिस्टम अब सेंटर में लागू कर दिया गया। मतलब डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स जैसे जरूरी सब्जेक्ट्स, जिन्हें रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स कहा गया, वो सीधे वाइसरॉय के कंट्रोल में थे, जबकि बाकी के सब्जेक्ट्स भारतीय मंत्रियों को दे दिए गए। तो ये जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात हो रही है, इसका असली मतलब क्या था? इसका मतलब था कि प्रांत अब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की एक यूनिट नहीं रह गए थे। उनको एक अपनी अलग कानूनी और संवैधानिक पहचान मिली। वो अपने मामलों में काफी हद तक आजाद हो गए थे, और ये सेल्फ गवर्नेंस की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। अब इस ऑटोनॉमी के दो मेन पहलू थे। पहला, प्रांतों में ऐसी सरकारें बनी जो विधायिका के प्रति जवाबदेह थीं, और इन सरकारों में भारतीय मंत्री थे। दूसरा, उस वक्त के 11 प्रांतों में से 6 में 2 सदन वाली विधायिका शुरू हुई। मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज भी हमारे कई राज्यों में। पावर के इस खेल में एक और बड़ा बदलाव हुआ, और वो हुआ लंदन में। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की काउंसिल थी ना, जो इंडिया के मामलों पर बहुत कंट्रोल रखती थी, उसे खत्म कर दिया गया। इससे हुआ ये कि पावर का सेंटर थोड़ा सा लंदन से खिसक कर इंडिया की तरफ आ गया। तो इस एक्ट ने सिर्फ पावर का बैलेंस ही नहीं बदला, इसने भारत के जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल मैप को भी एक नई शक्ल दी। चलिए देखते हैं कैसे। जैसा कि हम देख सकते हैं, इस एक्ट के प्रोविजंस बहुत दूर तक फैले हुए थे, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर कानून और टेरिटरी तक। तो चलिए इसके कुछ और जरूरी पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। अगर ज्योग्राफिकल बदलावों की बात करें तो 2 बड़ी बातें हुई। पहली, बर्मा जो उस वक्त तक ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था, उसे भारत से अलग कर दिया गया। और दूसरी बात, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, उसे एक पूरे प्रांत का दर्जा दे दिया गया, जिससे उसकी अहमियत और बढ़ गई। अब आते हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पर। यहाँ पर एक काफी कंट्रोवर्शियल चीज हुई। जो सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम था, उसे और भी बढ़ा दिया गया। मतलब मुस्लिम्स, सिख, इंडियन क्रिश्चियंस और एंग्लो इंडियन के अलावा दूसरे ग्रुप्स को भी इसमें शामिल कर लिया गया। और जाहिर है, भारतीय राष्ट्रवादियों ने इसकी बहुत आलोचना की। उन्होंने इसे अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल यानी बांटो और राज करो की पॉलिसी का हिस्सा बताया।
तो अब हम आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर कि आखिर इस 1935 के एक्ट की लेगेसी क्या है, इसकी विरासत क्या है और आज भी इसका हम पर क्या असर पड़ता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस शाही कानून का आखिर असर क्या हुआ। एक ऐसा एक्ट जिसे उस वक्त के भारतीय नेताओं ने सिरे से नकार दिया था, उसकी जड़ें इतनी गहरी कैसे हो गईं? और इसका जवाब ही इस एक्ट की सबसे बड़ी विरासत है। आज़ाद भारत का जो संविधान है, उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, मतलब जो ढांचा है, चाहे वो फेडरल सिस्टम हो, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो, गवर्नर का ऑफिस हो या हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वो सब कुछ सीधे सीधे इसी 1935 के एक्ट से लिया गया है। तो आखिर में 1935 के एक्ट की कहानी एक बड़े ही दिलचस्प विरोधाभास पर आकर खत्म होती है। सोचिए, एक ऐसा कानून जो अपने फेडरल हिस्से की वजह से कभी पूरी तरह लागू ही नहीं हो पाया, वही कानून अनजाने में एक आज़ाद देश के संविधान की बुनियाद बन गया। ये हमें यही याद दिलाता है कि इतिहास कभी भी सीधी लकीर में नहीं चलता।